नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि पीछे आप थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो है आधुनिक भारत का एक टॉपिक है और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित इस टॉपिक से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीछे जैसा कि स्लाइड पर आप देख रहे हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन हुआ है 1927 में। साइमन कमीशन भारत में 2 बार यात्रा करता है और साइमन कमीशन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए आता है। भारत में इसका विरोध हुआ। भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, अगर इस पर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया और यही वजह है कि इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं साइमन कमीशन की प्रमुख बातें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइमन कमीशन 1927-28, भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और इस भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा 10 वर्ष बाद होनी थी, लेकिन इंग्लैंड में बैठे आकाओं को लगा कि भारत में उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है। तब उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक रूप से बांधने के लिए एक 2 वर्ष पूर्व ही कमीशन का गठन कर दिया, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर नाम पड़ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के सदस्यों की बात करें तो मुख्य सदस्य आप एक दो याद रखिए। एक सदस्य हैं खुद सर जॉन साइमन, जो कि एक पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से। मिस्टर बाथम, स्ट्रेथकोना, एटली, ये कुछ मुख्य सदस्य थे। एक नाम आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगर बाई चांस ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके सुझाव पर कहा गया कि एक भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया जाना चाहिए, तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। आगे चलते हैं। भारत में लगभग लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कांग्रेस का साथ दिया है साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए। बात है 1927 की। मद्रास में कांग्रेस का डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में अधिवेशन आयोजित होता है और इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस साइमन कमीशन का बहिष्कार करेगी। तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता। अगली चीज, भारत में मौजूद अन्य राजनीतिक दल भी इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम लीग, जैसे हिंदू महासभा, याद करते जाइएगा, जैसे लिबरल फेडरेशन, जैसे किसान मजदूर पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। हालांकि मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया है, लेकिन साइमन कमीशन के विरोध को लेकर मुस्लिम लीग में मोहम्मद शफी और जिन्ना दोनों के बीच एक विरोधाभास दिखाई पड़ता है। लीग का एक धड़ा कमीशन को सहयोग करने के पक्ष में था, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि जहां एक तरफ हमने अभी देखा कि कुछ लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला लिया जाता है सैंडर्स की हत्या के माध्यम से। लेकिन कमीशन के कुछ समर्थक भी हैं, जैसे जस्टिस पार्टी। याद रखिएगा, मद्रास में इस जस्टिस पार्टी का जन्म हुआ और इस जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का एक प्रकार से समर्थन किया। यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब की एक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, इसने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया है। एक पार्टी और, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये अंबेडकर जी के द्वारा संचालित था, ये भी साइमन कमीशन के सपोर्ट में थे। और एक हरिजन संगठन, कुछ हरिजनों के द्वारा भी साइमन कमीशन का सपोर्ट किया गया था। तो ये कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए आगे चलते हैं। अब
साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और साइमन कमीशन 2 बार भारत की यात्रा करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली में, फिर लाहौर में, सब जगह विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और एक नारा लगाया जा रहा था, साइमन कमीशन गो बैक। इधर इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित होती है 1927 में, और इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विरोध, लाहौर में विरोध, लखनऊ में विरोध। लाहौर में जैसा कि मैंने बताया कि लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया, लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया, अन्य शहरों में भी इस साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। अब इस साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या थी, बेसिकली कहा क्या? पहली चीज, द्वैध शासन की समाप्ति। साइमन कमीशन ये कह रहा है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी उसे समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। द्वैध शासन का मतलब था कि 2 प्रकार के विषय थे, एक विषय रक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। अब रक्षित विषय जो है, इस पर कानून बनाने का अधिकार हुआ करता था वायसराय और उसकी कार्यकारिणी को, और हस्तांतरित विषय पर हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो था वो चुने हुए प्रतिनिधियों को था। ऐसी स्थिति में साइमन कमीशन ने कहा कि प्रांतों से इस व्यवस्था को समाप्त कर दी जानी चाहिए। दूसरा, गवर्नर के अधिकार। गवर्नर जनरल, जो कि एक भारत में संसद का या संसदीय शासन का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अंग्रेजी शासन का प्रमुख भारत में कहलाता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के लिए वायसराय शब्द का भी प्रयोग किया गया। इस साइमन कमीशन में कहा गया कि साहब, गवर्नर जनरल के अधिकारों को बढ़ाओ, उन्हें पावर ज्यादा दो। बोले क्यों? एक्चुअल में भारतीयों को भारतीयों से अलग करने की बात शुरू हो चुकी है, और साइमन कमीशन जो है वो एक प्रकार से अल्पसंख्यकों और मुसलमानों, दलितों, ऐसे वर्ग को अलग करने में लगा हुआ था। आगे चलकर इसका परिणाम देखने को मिलेगा भी। देखिए अगला पॉइंट, मताधिकार का विस्तार। कहा गया कि कम से कम 10 से 15% भारतीयों को मताधिकार का अधिकार देने की सिफारिश। मतलब 10 से 15, आप सोच सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट, प्रांतीय पुनर्गठन। कहा गया कि बर्मा को भारत से और सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। एक और चीज, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने की बात कही गई। ये भी आपको पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है। अगला बिंदु है सेना का भारतीयकरण। अगला बिंदु है भारतीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए काउंसिल बनाने की बात की गई है। साइमन कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो एक प्रकार से भारतीयों को सत्ता न दिए जाने के पक्ष की बात करती। केंद्रीय विधानमंडल के पुनर्गठन की बात की गई। सिंपल सी बात है, वाइसराय को पावर देने की बात की जा रही है। फिर भारतीयों को कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व ना दें। अरे सरकार हम बनाएंगे, जनता हमारी है, हम चाहते हैं कि आप चले जाएं और आप हमको किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं देना चाह रहे। फिर भारत परिषद के अधिकारों में कमी। ये भारत परिषद जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो इंडियन काउंसिल जो है, इसके पावर में कम करने की बात की जा रही है साइमन कमीशन के माध्यम से। नेक्स्ट, अगर देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है साहब, कूपलैंड या क्रिपलैंड नामक इतिहासकार या राजनीति शास्त्र कहते हैं कि साहब ये एक अन्य श्रेष्ठ रचना है। हालांकि आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। फिर इसका ऐतिहासिक महत्व, क्या महत्व हो सकता है? तो देखो, संवैधानिक विकास। साइमन कमीशन की रिपोर्ट संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती। हालांकि इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 आधारित था,
और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इस साइमन कमीशन ने एक नई दिशा प्रदान की थी। और चलते चलते इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें, जो कि आरएस के हिसाब से एक लाइन आपको मेंस में लिखने की अगर प्रश्न आ जाता है तो जरूरत बनती है, राष्ट्रीय एकता। कमीशन के विरोध ने भारतीयों को एकजुट कर दिया। आंदोलन कोई सा भी चला, सफल हुआ असफल हुआ, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य हर आंदोलन कर रहा है। सेकंड, जन आंदोलन। जो आंदोलन केवल कांग्रेस चला रही है, कोई राजनीतिक दल चला रहा है, लेकिन उसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया गया। और लास्ट में है संवैधानिक विकास। तो ये था साइमन कमीशन से संबंधित हमारा छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।